बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर। ठीक है, अब देखिए ये जो सैम्पल पेपर है आपके प्री बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हमारे जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सैम्पल पेपर। अब देखो सैम्पल पेपर जो है मतलब हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा आपको पता ही है, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 खंडों में बटा होगा, ABCDE, है ना। इस तरीके से 5 खंडों में हमारा पेपर बटा होगा। जो खंड ए यानी कि सेक्शन ए जो होगा वो पूरी तरीके से MCQ बेस रहने वाला है, यानी कि इसमें 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर खंड बा की बात करेंगे यानी कि सेक्शन बी की बात करेंगे तो इसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। यानी कि इसमें आपके टोटल 2, 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी में हमारे टोटल होंगे 5 क्वेश्चन और ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में एक आपका पैराग्राफ आएगा, 4 मार्क्स का पैराग्राफ रहेगा। ठीक है, और ये पैराग्राफ में भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक मैप भी देखने को मिल जाएगा। मैप आपको कभी भी इसमें पॉलिटिकल साइंस में मैप को जो मैप का जो पेज है उसको फाड़ कर आपको आंसर शीट के साथ नहीं लगाना होता है, बल्कि इस बॉक्स में आपको फिलअप करना होता है, जो भी आपका आंसर है उसको भरना होता है ना। मैप रहेगा और साथ ही साथ इसमें खंड आपका जो सेक्शन डी है उसमें आपको एक कार्टून भी देखने को मिल जाएगा, उस कार्टून का भी आंसर आपको करना होगा। ठीक है, आखिरी खंड की अगर बात करें हमारा जो सेक्शन ई जो रहेगा इसमें आपके टोटल 24 नंबर का रहेगा ये, है ना। और इसमें आपके 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 6 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खंड रहने वाला है आपका। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो 30 रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं भैया। अब लेकिन देखिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग चैनल पर जाए और रोशन सा स्टडी पॉइंट की जितनी भी वीडियो है पॉलिटिकल साइंस की उन सभी वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख ले। प्लेलिस्ट बना रखा है, जो समकालीन विश्व राजनीति वाली जो बुक है उसका अलग से प्लेलिस्ट है, और स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप सभी वीडियो को देख ले, एनिमेशन के थ्रू सरल और स्पष्ट भाषा में सभी टॉपिक को समझाया गया। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप इसको चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए आप इन वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कालानुक्रम मतलब इसमें समय के अनुसार पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है इन सभी को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरी दुनिया का पतन। दूसरी दुनिया यानी कि सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं ना। सोवियत संघ और उसके साथ जो भी मतलब देश मिले हुए थे वो दूसरी दुनिया है। तो दूसरी दुनिया का पतन कब हुआ, 1991 में हुआ, ये बात आपको मालूम है। उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी गैरासेल, तो इतिहास की सबसे बड़ी गैरासेल से 1 साल पहले यानी कि 1990 के आसपास, है ना। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, तो आपको पता है ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद रूसी क्रांति का आप सभी को पता है 1917 में ये रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 4th वाला। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे 4th आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड वाला हमारा 2nd नंबर पे रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा होगा फर्स्ट वाला आ जाएगा 3rd नंबर पे, और सबसे आखिर में आ जाएगा हमारा 3rd वाला जो 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप घटना को देखें तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा चौथा, उसके बाद दूसरा, दूसरा, उसके बाद पहला और उसके बाद फिर तीसरा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई एक ही ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग बना रखा है वो है डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई UNO में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 परमानेंट सदस्य है, 5 परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है, और उसमें से कौन, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको बताने कि कौन सा मतलब स्थायी सदस्य नहीं है।
और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताएं। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा वो कमेंट में जाके इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। आप कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो कमेंट चेक करके इस क्वेश्चन का आंसर देख सके। उसके बाद है, किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे की जनसंहार से बचने के लिए करना चाहिए। ठीक है, बचाने के लिए करना चाहिए। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा से संबंधित यह विचार निम्न में से क्या कहलाता है? तो मतलब कोई देश को युद्ध करना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए करना चाहिए, या फिर किसी दूसरी जगह के लोगों को जनसंहार से बचाने के लिए वो युद्ध करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई इसको हम न्याय युद्ध बोलेंगे। ठीक है, न्याय युद्ध होगा, मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो। अगर आपको कोई मारता है ना, आपको लगातार मारा जा रहा है वो, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर वार तो करोगे ना, तो आप अपने न्याय के लिए कर रहे हो, है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, न्याय युद्ध कहलाएगा। बाकी अगर आपको कोई और ऑप्शन लगता है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया हुआ। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होता है कथन और कारण को, और इसमें भाई थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद कारण को पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है कि कथन और कारण में रिलेशन बन रहा। सबसे पहले तो आप देखो कि कथन सही है या नहीं, उसके बाद कारण को पढ़ो, उसके बाद कारण को देखो कि कारण भाई सही है या नहीं, क्योंकि कई बार कथन और कारण गलत भी दिए होते हैं। तो दोनों को पढ़ लेना, उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन देखना है कि रिलेशन बन रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो कथन है कि भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया। बिल्कुल भाई, ये कथन बिल्कुल सही है ना। पोखरण, राजस्थान में पोखरण एक जगह है, वहाँ पे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, 1974 में किया था और 1998 में किया था। ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। कारण क्या दे रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था, तो कारण भी भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है। और जो मेरे हिसाब से भाई ये जो कथन है वो कारण, मतलब कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो मेरे हिसाब से मैं जानना चाहूँगा आपका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या है। तो ये ऑप्शन ए मेरे हिसाब से भैया सही है, बाकी आप देख ले, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक डैश कहलाता है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 घटक है। सबसे पहले भाई सैन्य क्षमता को मजबूत करना, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना, तीसरा है अंदरूनी जो भी समस्या है उसका निपटान करना, और चौथा है नियोजित विकास करना। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, हमें बस तीसरा वाला बताना है कि तीसरा घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ये दे रखा है, देश की अंदरूनी समस्याओं से निपटने की तैयारी करना। तो भाई देखो तीसरा जो है, तीसरा घटक तो ही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी अपने सुरक्षा हितों को बचाना, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, विकास को बढ़ावा देना। तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना ये तो पहला घटक है, विकास को बढ़ावा देना ये आपका सबसे आखिरी यानी कि चौथा घटक है। तो यहाँ पे तीसरा जो घटक है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1962 में चीन ने किस देश पर हमला किया? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो आपको पता है, आप में से सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि भाई भारत पर हमला किया था चाइना ने, है ना। तो चीन ने भारत पर हमला किया था 1962 में। अब मिलान करना है, 7वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, तो भैया पहला सम्मेलन तो हुआ था वो है बेलग्रेड शिखर सम्मेलन है ना, जो कि 1961 में हुआ था। तो तीसरे में चला जाएगा। चीनी क्रांति कब हुई थी भैया? तो चीनी क्रांति 1949 में हुई थी माओ के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद है भारत पाकिस्तान युद्ध। तो भाई भारत पाकिस्तान युद्ध तो कई बार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप 65 में चले जाएंगे, 65 में हुआ है ना। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी भाई? 1977 में बनी थी। तो ये इस तरीके से आप आंसर मिला सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं भैया। पहला का जाएगा तीसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरे का जाएगा चौथे के साथ। तो पहला का तीसरा चौथा, फिर भारत पाकिस्तान दूसरे के साथ, और उसके बाद जनता पार्टी सबसे आखिरी में चौथे के साथ। ठीक है, एक मिनट हाँ पहले के साथ। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब
देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे हमारा सही उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 1954 में किन दो नेताओं ने पंचशील घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो भाई पंचशील 5 सिद्धांतों को लेकर ये समझौता हुआ था, पंचशील, है ना, भारत और चाइना के बीच में। तो सीधा हम ये समझ सकते हैं कि इसमें चाइनीज, भारत के एक लीडर तो होंगे और एक चाइना के, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और जनरल चाउ एन लाइन, इंदिरा गांधी और जनरल अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और डी दे रखा है इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखो, अगर हम यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी की बात करें तो ये दोनों उस समय मतलब कोई खास अच्छे पोस्ट पे तो थे नहीं, तो इनके बीच में कोई मतलब हो नहीं सकता। सीधा जवाहरलाल नेहरू का एक ही ऑप्शन दे रखा है, जो कि ए दे रखा है, वो है जवाहरलाल नेहरू और जनरल चाउ एन लाइन, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है, सही है। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन दे रखा है 1990 में किस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। तो मंडल आयोग आपको पता है जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनके आरक्षण की डिमांड के लिए आयोग बनाया गया था, और इनकी सिफारिश को लागू किया था राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आतंकी संगठन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। देखो, राजीव गांधी की जो हत्या जो करवाई थी वो लिट्टे नामक जो संगठन है, आपको मालूम है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है ये, है ना। और जो यहाँ पे आपके श्रीलंका के जो तमिल जो लोग थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए अधिकारों की मांग के लिए जो संगठन बनाया था उसको हम लिट्टे बोलते हैं, है ना। तो ये लिट्टे ने क्या किया था, राजीव गांधी की हत्या करवाई थी, तो यहाँ मतलब जिम्मेदार बताया जाता है, तो लिट्टे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से कथन और कारण वाला है। तो भाई कथन और कारण को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कथन है कि 1991 में आई नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। तो बिल्कुल भाई, जो 1991 में हमने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी उसकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई थी, है ना। और कारण दे रखा है कि बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जितनी भी सरकारें बनी थी सबने नई आर्थिक नीति को प्रमोट किया और उसको अपनाए रखा, दोनों सही है। लेकिन मेरे को ना कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ये समझ में आता है तो दोनों सही भाई, कथन और कारण दोनों सही है। तो इस हिसाब से मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन बी के साथ कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन देखो, कथन और कारण वाले में ज़्यादातर में ऑप्शन ए सही होता है, ज़्यादातर। हिस्ट्री में भी यही चीज़ देखने को मिलता है, पॉलिटिकल साइंस में भी यही चीज़ें देखने को मिलता है कि ऑप्शन ए ज़्यादातर सही होगा। लेकिन आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि ऑप्शन ए ही सही होता है तो आप ऑप्शन ए ही लगा देंगे आंख बंद करके, ये काम नहीं करना। ठीक है, आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का इस्तेमाल जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 12वां, 1989 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को डैश कहा जाता है। तो भाई देखो, जो ओबीसी के आरक्षण के सपोर्ट में जो थे और विरोध में थे उनके बीच में घमासान विरोध हुआ, और उस विरोध को हम अक्सर मंडल मुद्दा कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, मंडल मुद्दा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि मंडल आयोग को मतलब इस बात की छानबीन के लिए मतलब आयोग बनाया गया था, उसका काम यही था कि अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति का जांच करना, उनको आरक्षण दिलवाना, इसलिए बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका मंडल मुद्दा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो कि सेक्शन ए में थे। अब मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन का आंसर पूछा है, कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। चलिए, तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो इसलिए सैम्पल पेपर की वीडियो तो भाई बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। बाकी एक कमेंट भी डाल दें रोशन शाह स्टडी पॉइंट से आपको कितना हेल्प मिल रहा है स्टडी में, मैं किस तरीके से आपको मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब हम बी खंड सेक्शन बी में आ जाते हैं, जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर हमें लिखना होता है ना।
शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कोई 2 सीमाएं लिखिए। भाई यूरोपीय संघ की 2 सीमाएं मतलब कि कमियां आप बता सकते हैं। तो इसकी एक तो भाई एक कमी ये है कि यूरोपीय संघ के ज़्यादातर देशों की अपनी विदेश और अपनी अलग सुरक्षा नीति है, जिसको लेकर कई बार मतलब इन देशों के बीच में बहस होता रहता है। कई देश भाई यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से मना कर देते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी देखने को मिला है कि भाई जो संविधान बनाने की इनकी जो कोशिश थी, है ना, संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन ये भी कोशिश इनकी क्या रही, असफल रही। तो ये भी पॉइंट आप इसमें बता सकते हो। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के कोई 2 कारण लिखिए। तो भाई पूर्वी पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान जो था वो 2 भागों में बना था, है ना। पाकिस्तान को कितने भागों में बनाया गया था? 2 भागों में बनाया गया था। एक आपका पूर्वी पाकिस्तान था जो कि इस तरफ था, इधर आपका बांग्लादेश जो इस समय है, उस समय का ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान था, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये वाला हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था, और इधर जो बांग्लादेश वाला है वो क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया 1971 में। तो इसके पीछे 2-3 रीज़न हम बता सकते हैं। एक तो भाई वहाँ के जो बंगाली लोग थे उनकी संस्कृति को दबाया जा रहा था, है ना, उनके ऊपर जबरन उर्दू भाषा थोपा जा रहा था, क्योंकि वहाँ के बंगाली लोग बंगाली भाषा बोलना चाहते थे और बंगाली संस्कृति को अपनाना चाहते थे। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार है वो यहाँ के लोगों को दबा रही थी, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी, उनकी संस्कृति को दबाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से वहाँ पे आंदोलन हुआ और बांग्लादेश नामक नए देश की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद है 15वां क्वेश्चन है, सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? देखो, शक्ति संतुलन का मतलब होता है दूसरे देश के तुलना में आप भी क्या कर रहे हो, अपनी शक्ति को समान कर रहे हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर इंडिया कोई आधुनिक हथियार खरीदता है या फिर कोई आधुनिक हथियार बनाता है तो पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो आधुनिक हथियार को खरीदे, क्योंकि शक्ति संतुलन में हम क्या करते हैं, अपनी शक्ति को दूसरे देशों से ऊपर रखने की कोशिश करते हैं या उनके बराबर रखने की कोशिश करते हैं, है ना। इसी को हम शक्ति संतुलन बोलते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए नए हथियार बना सकते हैं या फिर हथियार को खरीद सकते हैं, है ना। तो ये है शक्ति संतुलन। उसके बाद 16वां है वामपंथ और दक्षिण पंथ में अंतर। तो देखो, वामपंथ जो है वो गरीबों की बात करते हैं भाई। जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई की बात करते हैं, चाहते हैं कि सरकार गरीबों के लिए काम करे। लेकिन दक्षिण पंथी जो होते हैं, दक्षिण पंथ जो है वो कहीं ना कहीं मुक्त अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करती है। लेकिन वामपंथी जो है समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो भाई भारत की विदेश नीति के 2 तत्वों में सबसे पहला आप गुटनिरपेक्षता बता सकते हैं कि भाई भारत जो है वो मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करता हुआ आ रहा है, अभी भी करता है। वो किसी भी कोई भी महाशक्ति का जो गुट है उसको सपोर्ट सीधे रूप पे नहीं करता। इसके साथ ही साथ भारत तटस्थता की नीति को बनाए रखता है जब भी विदेशी संबंध स्थापित करता है ना। इसके अलावा पंचशील समझौता है या मतलब वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलता है कि वो मानते हैं कि पूरा विश्व जो है एक हमारा मेहमान है ना, एक ग्राम है, पूरा विश्व क्या है, ग्राम है, हमें मिलजुल के यहाँ पे काम करना चाहिए। तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद है 1962 के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में आए किन्हीं 2 परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो 1962 में आपको पता है चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ और युद्ध में हम हार गए। तो उसके बाद भारत ने अपने हथियारों को आधुनिक करने की कोशिश की, नए हथियार मंगाए, नए हथियार बनाए, है ना। रक्षा उत्पादन जो वो है उसकी स्थापना की गई ताकि नए आधुनिक हथियार को बनाया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर भी बता रखा है, पेज नंबर एनसीईआरटी का 68 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जितने भी छोटे आंसर है आपको पेज नंबर भी बता रखा है, वहाँ पे आपको उन क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी में। यहाँ पे है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लॉन्ग आंसर आपको बताना होता है। अब 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों में किन्हीं 2 सहयोगों और 2 बाधाओं पर प्रकाश डालिए। तो सहयोग आपको पता है भाई, सहयोग किन क्षेत्रों में हम सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत और नेपाल के बीच में ऐसा समझौता हो रखा है कि बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आप मतलब आ जा सकते हो एक दूसरे के देश में। ठीक है, दोनों देशों में व्यापार भी अच्छा खासा व्यापार होता है और हर कदम पे हम नेपाल का सहयोग करते हैं। लेकिन कई बार
समस्या भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत उनके अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है और उनके पनबिजली पे आंख गड़ाए बैठा हुआ है ना। भारत भी नेपाल से नाराज रहता है क्योंकि नेपाल चाइना के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 एजेंसियों के कार्य बताइए। तो 4 एजेंसी के नाम बताओ, उनके एक एक काम बता दो। जैसे कि WHO है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि स्वास्थ्य के लिए काम करती है। आप UNDP के बारे में आप बता सकते हो, है ना, जो कि विकास के कार्यक्रम को चलाती है। यूनिसेफ है आपका, है ना, जो यूनिसेफ आपको पता है कि जो बालक जो है, जो चिल्ड्रन है, उनके लिए काम करती है। इसी के साथ यूनेस्को जो है, जो यूनेस्को का मेन काम है जो हमारी पुरानी धरोहर है उसकी रक्षा करना, है ना, और उसके रक्षा के लिए काम करना। तो ये 4 एजेंसियों के बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, आर्थिक वैश्वीकरण विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण है, कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। मतलब आर्थिक वैश्वीकरण जो है वो फिर से उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसके या तो आप पक्ष में तर्क दे सकते हैं या विपक्ष में, ठीक है। तो देखिए मैं इसके ना विपक्ष में जाना चाहूँगा। मतलब आर्थिक वैश्वीकरण पूरी तरीके से उपनिवेशवाद को, पुनः उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि दूसरे जो देशों को गुलाम बना रहा है। मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आर्थिक वैश्वीकरण क्या कर रहा है, व्यापार को मुक्त बना रहा है। मुक्त यानी कि बिना कोई पाबंदी के देशों के बीच में व्यापार हो रहा है। नई नई फैक्ट्री, नए नए उद्योग धंधे गरीब देशों में भी लग रहे हैं। इससे लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है ना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है। अभी वैश्वीकरण की वजह से ही तो आपके पास चाइना से बनी हुई जो चीज़ें हैं या फिर अमेरिका की बनी हुई चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच पा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हम ये मान सकते थे कि विदेशों में बनी चीज़ें हमारे देश में आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। तो ये उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि हमारे ऑप्शंस को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हाँ, एक तरह से अगर आप इसके पक्ष में है तो हम कह सकते हैं कि जो पावरफुल जो कंट्रीज है, जो पावरफुल प्रोडक्ट बना रही है, वो कहीं ना कहीं गरीब देशों को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से उनको मतलब गुलाम बना सकती है ना। इसके बहुत सारे नकारात्मक इफेक्ट भी है कि भाई हमारे जो घरेलू उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते जा रहे हैं, घरेलू उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे हस्तकला उद्योग है भारत की मैं बात करूँ, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। अब जो फैक्ट्री में मशीनों के माध्यम से जो चीज़ें बनाई जाती है उसकी डिमांड बढ़ रही है ना। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में वही है कि भाई जो राज्य यानी कि जो सरकार है उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आई है, क्योंकि राज्य ने अपने काम को सीमित कर लिया है ना। वो बस कानून व्यवस्था बनाने में ही अपने आप को सीमित कर लिया है। लोक कल्याणकारी नीतियाँ अब सरकार नहीं बना रही है, बल्कि जो MNCs है यानी कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो अपनी भूमिका बढ़ाती जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि सरकार के पास अब टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, जिससे कि वो लोगों के बारे में सूचना एकत्रित करके उनके कल्याण की नीतियाँ बना सकती है। तो ये राजनीतिक प्रभाव में आप बता सकते हैं। उसके बाद है सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम हुए, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि अब 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। उसके क्या परिणाम निकले थे? तो परिणाम बहुत आसान है भाई, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, है ना। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, हमारे मौलिक अधिकार क्या हो गए, निरस्त हो गए, ठीक है। बहुत सारे जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने अपने पदवियों को वापस लौटा दिया, ठीक है। तो ये सारे परिणाम आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है 23वां क्वेश्चन है, आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। भाजपा या उस मतलब जनता पार्टी का ही एक पार्ट है ना। तो आपको पता है कि आपातकाल के बाद बहुत सारे जो विपक्षी नेता थे वो जनता दल से या फिर मतलब जिसको हम भाजपा पार्टी बोलते हैं उससे जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपातकाल का सही फ़ायदा उठाया, आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाया उन्होंने, और उसका फ़ायदा उनको मिला। और अगला जो आपको पता है कि 1977 में जो चुनाव हुआ
है ना, उसमें जनता दल को जीत मिली। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये आपका जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट उस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं मतलब आपको बस हिंट देता हुआ चल रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर बताना है। प्रॉपर आंसर आपको नोट्स, अगर आपके पास रोशन सा स्टडी पॉइंट का नोट्स है तो नोट्स में भी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपने अगर एनसीईआरटी बुक को रीड कर रखा है आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ ले बहुत ही अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। तो मैं आपको बता देता हूँ इन क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो हमारा जो 24.2 पहले दे रखा है, आगे पीछे दे रखा है, कोई बात नहीं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा देश अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। तो आपको पता है कि भाई जो ब्रिटेन है वो अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, उसने यूरोपीय संघ की सदस्यता त्याग दी है। ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को मालूम है 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला है यूरोपीय संघ के किस देश ने यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया था? तो भैया यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वीडन जो ऑप्शन है सही दे रखा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब मानने को तैयार थे, लेकिन स्वीडन यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ किस मामले में अपनी सहमति नहीं बना सका? तो भैया देखो, यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो संविधान बनाने की कोशिश असफल रही थी। तो अपना संविधान बनाने की जो कोशिश थी उनकी असफल रही, सहमति नहीं बन पाई। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मानचित्र आधारित है। मानचित्र में ये जो क्वेश्चन दे रखा है और मानचित्र में जो भी लोकेशन अपने को दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्रम संख्या हमें लिखना होता है संबंधित वर्णमाला का अक्षर, यानी कि जो मैप में जो वर्णमाला का अक्षर दे रखा है वो, और यहाँ पे राज्य का नाम। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहला है कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। तो कर्पूरी ठाकुर जो थे हमारे बिहार से थे। ठीक है, और बिहार में अल्फ़ाबेट कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो वर्णमाला का जो चिन्ह है वो है ए, तो ए आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ आपको बिहार लिखना होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना होगा? बिहार लिखना होगा। इस तरीके से आप सभी का आंसर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित राज्य, तो भैया लाल बहादुर शास्त्री जो थे हमारे यूपी से थे। अब यूपी में डी दे रखा है, अल्फ़ाबेट कौन सा दे रखा है? डी, तो आप इस जगह पे क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे और यहाँ पे आप यूपी लिख देंगे। एस निजलिंगप्पा से संबंधित राज्य है, तो भैया ये कर्नाटक से थे। कर्नाटक में कौन सा लोकेशन दे रखा है? तो आपका बी दे रखा है, तो आप वर्णमाला में बी और राज्य में कर्नाटक लिख देंगे। वीवी गिरी से संबंधित राज्य, तो भैया वीवी गिरी आपका आखिरी ऑप्शन बच गया, सी है ना। सी में आपका आंध्र प्रदेश है, तो आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट में सी और इधर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। आंध्र प्रदेश आप इधर लिख देंगे। इस तरीके से आपका मैप हो जाएगा। मैप मतलब आपको ये जो बॉक्स है ना, आपको आपके आंसर सीट में बनाना है और उसके बाद आपको करना है। ठीक है, चलिए मैप हो गया। अब कार्टून आधारित क्वेश्चन है भैया। ये देखो, इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ ये कार्टून है। ऊपर बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, बीच में हमारे नेहरू जी भी बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देते हैं। इस कार्टून में किस पार्टी के लिए उम्मीदवार चुना जा रहा है? तो भैया कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदवारों की चुनाव हो रही है ना। कार्टून में दिखाया गया किसी एक नेता को पहचानिए, तो भैया एक नेता का पहचान के नाम लिख दो भाई, लिख दो आप, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख दो। उसके बाद है 1991 के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका थी? भैया 1991-52 में जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, भारी बहुमत मिली थी। कहीं ना कहीं कह दो कि भाई उस समय कोई विपक्षी पार्टी उतना मजबूत नहीं था, तो विपक्षी पार्टी की भूमिका पे कांग्रेस पार्टी ही निभा रही थी, भारी भरकम जीत मिली थी इसको। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारे 6 मार्क्स के अब हमारा जो सेक्शन है वो ई स्टार्ट हो गया है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन के भारत पर पड़ने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए सोवियत संघ का पतन हो गया 1991 में, ये बात हम लोगों को मालूम है, और इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव रहा? तो देखो भारत का पूरा जो संबंध था, विदेशी संबंध, वो बदल गया। अब पूरा संबंध किसके साथ स्थापित हो गया? रशिया के साथ, क्योंकि रशिया जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, है ना। और जो भी समझौते हुए थे सोवियत संघ के साथ वो सब हमने शिफ्ट कर लिया किसके साथ? रशिया के साथ। ठीक है, और रशिया भी आज हमारा उतना ही अच्छा मित्र है जितना कि सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ में आपको पता है कि भाई 15 देश थे, है ना, लेकिन अब रशिया सिर्फ इकलौता देश है। तो इसमें आप थोड़ा सा ये हिंट देके
आप आंसर बता सकते हैं, इसी के आसपास आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था जो थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, है ना। पिन से लेके कार तक हर चीज़ वहाँ पे बनाई जाती थी। संचार व्यवस्था इनकी भाई बहुत अच्छी थी। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बेरोजगारी नाम मात्र थी, मतलब कि बेरोजगारी थी नहीं, और सरकार वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। ठीक है, घर, स्वास्थ्य सुविधाएं और भी जो जितनी भी सुविधाएं हैं सब कुछ उपलब्ध कराती थी, वो भी बहुत ही कम दाम पे। ठीक है, समतामूलक समाज था भाई, यहाँ पे सभी लोग समान थे। ऊंची जो गरीबी और अमीरी का जो फासला था बहुत ही कम था। ठीक है, तो ये आप इसमें बताएंगे, ये ज़्यादा आसान है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान संदर्भ में संसाधनों की भू राजनीति को की संपेक्ष में स्पष्ट कीजिए। को समझाना है, मतलब भू राजनीति को समझाना है इस समय। भू राजनीति यानी कि संसाधनों को लेकर जो राजनीति चल रही है, ज़मीन को लेकर जो चल रही है, इसमें वैसे तो संसाधनों को लेकर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में हमें समझाना है। तो आपको पता है कि संसाधनों को लेकर राजनीति जो है वो वर्तमान समय की समस्या नहीं है, ये इतिहास से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि इतने सारे देशों को यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया। किस लिए बनाया? संसाधनों के लिए बनाया, है ना। चाहे वो मसाला हो सकता है, या फिर हमारे लकड़ियाँ हो सकती है, इमारती लकड़ियों की मांग में, या फिर और जो खनिज संसाधन है उसके लिए ये राजनीति हुआ, है ना। अभी के समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, है ना। सऊदी अरब जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इराक की बात करें तो दूसरे नंबर का है। और पेट्रोलियम जो है वो युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए आप देखेंगे कि मध्य एशिया या फिर पश्चिमी एशिया के देशों में हमेशा युद्ध जैसा माहौल रहता है। तो पेट्रोलियम एक रीज़न है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम का है। इसके अलावा अभी माना जा रहा है कि भाई अभी अगर युद्ध होगा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो वो पानी को लेकर होगा, और पानी भी अभी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये भी भू राजनीति में, संसाधनों की भू राजनीति में आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाए। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस कथन को समझाना है आपको, है ना। तो भाई देखो, पृथ्वी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि सभी देश मिल के काम करें। ठीक है, और मिल के काम करने के लिए तो एक अवधारणा है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होता है कि भाई देखो, इसमें ये माना है कि भाई बहुत सारे देशों ने क्या किया, जैसे कि विकसित देश है उन्होंने विकास की योजनाएं पहले चलाई, वहाँ पे औद्योगिकरण पहले आया, जिस वजह से जो विकसित देश है उन्होंने, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश है उन्होंने पर्यावरण को पहले नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए भरपाई की जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। और दक्षिणी गोलार्ध जो देश है वो विकासशील है, अभी विकास कर रहे हैं, वहाँ पे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो यानी कि अब वो प्रदूषण करना या पर्यावरण को नुकसान करना अब शुरू किए हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी ज़्यादा विकसित देशों की, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के देशों की होनी चाहिए। ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के तहत आता है। लेकिन बहुत सारे देशों ने अपनी योजनाएं चलाई है, और बहुत सारे संगठन है जो कि क्या कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने कदम उठा रहे हैं। रियो सम्मेलन हो गया आपका, है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण है। या बहुत सारी संधियाँ हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत अनेक समस्याओं और चुनौतियों से घिरा हुआ था। किन्हीं 3 सहायक बिंदुओं की सहायता से वाक्य की व्याख्या कीजिए, है ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भाई उस समय काफ़ी सारी समस्याएं थी। सबसे पहले समस्या थी एकता के सूत्र में बांधने की। ठीक है, क्योंकि भारत जो था वो विशालकाय देश था। यहाँ पे अनेक भाषा, अनेक जनजाति, अनेक धर्म के लोग रहते थे, उनको एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल काम था। दूसरा काम था लोकतंत्र स्थापित करना, जो कि क्योंकि लोकतंत्र अक्सर अमीर देशों में स्थापित था और भारत एक गरीब देश था, तो वहाँ पे चुनाव करवाना, लोकतंत्र को स्थापित करना मुश्किल काम था। साथ ही साथ नियोजित विकास करना, क्योंकि विकास ऐसा हो जिससे कि फ़ायदा सभी को हो, सिर्फ अमीरों को फ़ायदा ना हो या सिर्फ गरीबों को फ़ायदा ना हो, सभी को फ़ायदा हो। तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। ये 3 समस्याएं आप बता सकते थे इस क्वेश्चन में। अगला है, स्वतंत्र भारत में रजवाड़ों के विलय की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं थी। कोई 3 उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए, है ना। तो आपको पता है कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ 565 रजवाड़े थे उस समय हमारे देश में, 565। ठीक है, इनको भारतीय संघ में मिलाना बहुत मुश्किल काम था। इसमें सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने क्या किया, सभी रजवाड़ों के जो राजा थे उनको
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सहमत किया, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। आपको मालूम है ये बात। इसमें हैदराबाद, मणिपुर जैसे जो आपके रजवाड़े थे उनके विलय में बहुत सारी समस्या आई। उसके बारे में भी आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, क्या समस्या है, कैसे उनको भारतीय संघ में मिलाया गया। क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 पेज तक आंसर लेके जा सकते हैं आप, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के अलग अलग पक्ष है, किन्हीं 3 बिंदुओं के साथ कथन की समीक्षा कीजिए। कश्मीर, भाई देखो, कश्मीर का जो टॉपिक है वो शुरू से ही गंभीर वाद विवाद का टॉपिक रहता है, विषय रहता है। और इसको लेकर मतलब वहाँ पे जो उनको स्वायत्तता मिली है उसको लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे कि ज़्यादातर भारतीय मानते हैं कि भाई कश्मीर को भी दूसरे राज्य की तरह ही मतलब ट्रीट करना चाहिए, और वहाँ से धारा 370 जो है उसको हटाना चाहिए, और हट भी गया है। आपको मालूम है ये बात कि धारा 370 को हटा लिया गया है। लेकिन जो कश्मीरी है वो चाहते हैं कि भाई वहाँ पे और ज़्यादा स्वायत्तता उनको मिलनी चाहिए, और ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, मतलब और ज़्यादा वहाँ पे सरकार को पैसे लगाने चाहिए, खर्च करने चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ के लोग मानते हैं। और वो मानते हैं कि कश्मीरी लोगों का एक और नाराज़गी है कि भाई भारत की सरकार ने जब कश्मीर का विलय मतलब उन्होंने किया था तो वहाँ के राजा से और वहाँ के लोगों से ये एक तरीके से वादा किया था कि जब स्थिति ठीक हो जाएगी, है ना, तो जनमत संग्रह होगा और उसके बाद कश्मीरियों का जो भविष्य होगा उसका निर्धारण किया जाएगा। लेकिन वो जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं। इसको लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारत के विभिन्न भागों में उठने वाले किन्हीं 3 क्षेत्रीय मांगों की समीक्षा का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि भारत में क्षेत्रीय मांग जो है वो अक्सर उठता रहता है क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे कि खालिस्तानी जो पंजाब में, पंजाब को अलग मतलब बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं खालिस्तानी। इसी के साथ साथ आप मणिपुर में जाएंगे या फिर आप असम की बात करें तो असम में भी क्षेत्रीय मांग ये उठती है कि वहाँ पे जो भी बांग्लादेश से जो भी बंगाली लोग आए हैं, जो बाहर से जो लोग आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। जैसे कि आशू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है उसकी भी यही मांग है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। आप नागालैंड का एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये सैम्पल पेपर जो था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। कोई थी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में अच्छा खासा हिंट दे दूँ, आप आंसर बना के लिख सको, है ना। बाकी नोट्स का भाई जो पीडीएफ है आप उसको जरूर से जरूर डाउनलोड करें। आपके पास रोशन सा स्टडी पॉइंट का जो नोट्स है जरूर होना चाहिए सभी स्टूडेंट के पास, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या फिर आप अगर फ्री में चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।